नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, घर पर अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है हमारा किस पर, छात्रावास अधीक्षक की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वहां से जो प्रश्न पूछे गए टेस्ट सीरीज में, वो प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं और उन पर आज हमारी चर्चा करेंगे। पहला पेपर जो हुआ है हमारा 4 अप्रैल को, वो जो एग्जामिनेशन का जो टॉपिक था हमारा कंप्यूटर से, कंप्यूटर का परिचय, उपयोग और उसके लाभ, बहुत ही सामान्य सा टॉपिक था और यहां से बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहां से हाई लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कंप्यूटर का क्या परिचय है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर के अंदर के भाग कितने, कौन कौन से भाग का क्या काम है, यहीं से ही आपके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इन सारे प्रश्नों पर अपनी चर्चा करेंगे। ये मान के चलिए कि ये जो है आपके 100 प्रश्न तैयार कराएगा और 100 प्रश्न के साथ जो अन्य ऑप्शन होंगे उस पर भी हम अपनी चर्चा करेंगे। तो ये 100 जो फैक्ट रहेंगे आपके लिए 500 फैक्ट्स के बराबर साबित होंगे। तो छात्रावास अधीक्षक का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो सब भिड़ जाइए, तैयारी करना ही है जी। देखिए, टेस्ट सीरीज ना आपको ना लाभ ही देती है। क्या फायदा होता है पता है इससे? आप ना उस माहौल में जाके बैठते हो और जब आप वो पेपर देते हो ना, तो आपको लगता है क्या क्या गलतियां आप कर सकते हो मेन एग्जामिनेशन में, वो आपको वहां पर समझ में आता है। तो जिससे आपका स्व आकलन होता है और अब अपने आप को, अगर 500 बच्चे पेपर दे रहे हैं साथ में, तो उनके साथ में ये पाते हो कि इन 500 में मेरा स्थान कैसा है। इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कि जो मेरे हॉस्टल वार्डन का कोर्स जिन जिन स्टूडेंट्स ने परचेस किया है, हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन मैं दोपहर के समय आपका 2 बजे मैं लाइव क्लास ले रहा हूं। दोपहर के 2 बजे लाइव क्लास ले रहा हूं आपके ये एप्लीकेशन में। ये जिन्होंने पहले का भी परचेस किया हुआ है उनको भी वो मिलेगा, सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी और जो हमारा नया एप्लीकेशन है वहां पर भी ये क्लासेस मिलेंगी। ठीक है कि नहीं? छात्रावास अधीक्षक के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये देख पाएंगे, व्यापम का जो कोर्स परचेस किए वो भी देख पाएंगे, साथ में शिक्षक भर्ती का जो कोर्स परचेस किए वो भी देख पाएंगे। तो ध्यान देंगे कि 2 बजे सभी को लाइव आना है जी, लाइव जुड़ना है। और साथ ही साथ जो हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज चल रही है वो बिलासपुर और रायपुर ब्रांच में, दोनों ही ब्रांच में चल रही है। अभी सिर्फ एक पेपर हुआ है और सभी को आगे इसमें जुड़ना है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल आकर संस्था में संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं और कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। एक एक प्रश्नों को लेते चलते हैं। प्रश्न बहुत ही सामान्य है, आप भी साथ साथ उत्तर देते चलिएगा, ठीक है कि नहीं? चलिए पहला प्रश्न लेते हैं हम यहां से। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन है इनपुट, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी आउटपुट और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? आउटपुट के रूप में जाना जाता है संशोधित आंकड़े को। कंप्यूटर की जब क्रियाविधि की बात करते हैं तो इनपुट किया जाता है। तो इनपुट के रूप में हम क्या इनपुट करते हैं? तो इनपुट के रूप में हम डेटा इनपुट करते हैं। जब डेटा इनपुट हो जाता है उसके बाद जो सीपीयू होता है हमारा, वो सीपीयू कौन सी क्रिया करता है? प्रोसेस की क्रिया करता है। प्रोसेस करता है, पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करके वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। और ये जो आउटपुट होता है वो डेटा नहीं होता, वो होता है हमारा क्या? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो यहां पर वही प्रश्न पूछा गया था कि संशोधित या फिर प्रोसेस्ड आंकड़ा क्या कहलाता है? तो प्रोसेस्ड आंकड़ा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है सीपीयू, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड। तो यहां पर हमारा आंसर होगा कि पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है आपका प्रिंटर। प्रिंटर हमारा आंसर होगा। तो अब रही बात कि पेरिफेरल उपकरण क्या होता है सर, तो ध्यान देंगे ऐसे उपकरण जो आपका, ये आपका सीपीयू, सामान्य तौर पे आप सिस्टम कैबिनेट को सीपीयू कहते हो। तो इससे जाके आपका क्या जुड़ गया? मॉनिटर जुड़ गया। इससे आपका जाके क्या जुड़ गया? कीबोर्ड जुड़ गया। इससे क्या जुड़ गया? आपका भाई माउस जुड़ गया। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ आपने क्या जोड़ दिया? प्रिंटर जोड़ दिया। तो ऐसी डिवाइसेस जिसे कंप्यूटर में बाहर से लाके जोड़ा जाता है, उसके बाहरी परिधि में, उसके पेरिफेरल्स में, तो उसे ही हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। और ऐसे डिवाइसेस जो इस सीपीयू के अंदर क्या होता है जी? मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं, उन सबको आप लोग कहते हो क्या? नॉन पेरिफेरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है? कोर
i1R, कोर i3, कोर i7, कोर i5, कोर i7। तो याद रखना इस प्रश्न के आधार पर सबसे फास्ट प्रोसेसर है हमारा कोर i7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न पत्र को क्या स्लाइड बनाया हो ना, इसलिए सीधा 12वां क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा। मेन आपको प्रश्न से मतलब होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनपुटिंग, इनपुट करना कार्य है। आउटपुटिंग, आउटपुट देना भी कार्य है। और प्रोसेसिंग, ये भी कार्य है। अंडरस्टैंडिंग, यही कार्य नहीं है। उत्तर होगा क्या हमारा? अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का कार्य नहीं। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? 4004, 8080, 8086, 8088। तो यहां पर हमारा जो उत्तर है जी वो है हमारा इंटेल 4004। 1971 में ये इंटेल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये पहला प्रोसेसर था जिसका प्रयोग आप आम अपने घरों के कंप्यूटर के लिए इसका प्रयोग कर सकते थे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ होता है? माउस, यूएसबी, कीबोर्ड, मदरबोर्ड। तो यहां पर आप एक चीज समझिएगा कि जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो क्या होता है। तो मदरबोर्ड जो होता है वो एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो अपने अंदर बहुत से उपकरणों को क्या करता है? इंटीग्रेट करके रखता है। ये मदरबोर्ड जो होता है ये पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, ठीक है। और इसे हम पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके अंदर हमारी सबसे प्रमुख डिवाइस जो गणना करने का कार्य करती है, सीपीयू उपस्थित होती है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी मेमोरीज, जैसे कि कैश मेमोरी, आपका रैम, आपका रोम, ठीक है, ये रहता है। इसमें पीसीआई स्लॉट्स होते हैं। यहाँ पर आपकी सीमोस बैटरी होती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर कनेक्ट होते हैं और ये सभी आपस में बसेस के माध्यम से जुड़े होते हैं। बसेस जो होता है वो प्रिंटेड सर्किट वायर होता है जो कि इनको आपस में जोड़ता है। अगर मैं वहीं पर बात करूं हार्ड डिस्क की, तो वो मदरबोर्ड से बाहर स्थित होता है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि वो सीपीयू किसके ऊपर चढ़ा होता है? तो सीपीयू इस मदरबोर्ड के ऊपर होता है। तो इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड पर और कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। तो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर की छोटी मेमोरी आपकी रजिस्टर होती है, एक कैश मेमोरी होता है, एक रैम होगा, एक रोम होगा। ये सभी के सभी हमारे किस पर होंगे? मदरबोर्ड पर होंगे, परंतु हार्ड डिस्क होगा मदरबोर्ड से बाहर होगा। यहाँ पर 3 स्लॉट्स आपके लगे होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पीसीआई स्लॉट्स, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसके अंदर आप साउंड कार्ड जोड़ते हो, इसके अंदर आप एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जोड़ते हो। इसमें एक बैटरी होती है जिसको कहा जाता है सीमॉस बैटरी, सीमॉस बैटरी कॉम्प्लीमेंट्री, सीमॉस बैटरी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस बैटरी ये क्या करती है? जब भी कंप्यूटर आपका बंद रहता है तो आपके डेट और टाइम को क्या करता है? ये अपडेट रखता है। साथ ही इसका काम होता है क्लॉक पल्स जनरेट करना। तो जो चीजें बता रहा हूं याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। कंप्यूटर का प्रोसेसर तो ये हो गया क्या? मदरबोर्ड पर। अगला, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? दूरसंचार में, बैंकिंग में, चिकित्सा में। उपरोक्त सभी बहुत सामान्य सा प्रश्न है, सभी में कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी मिलान करना है आपको। यहां पर एक दिया हुआ है गूगल, यहां पर व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं और यहां पर आपके जो भी आविष्कार है उनका और इधर पर आविष्कारकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। इनको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गूगल। सबसे पहले तो कंप्यूटर को पकड़ो, सबसे सरल है ना अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन है जी? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह? क्योंकि इन्होंने ही डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया। और एनालिटिकल इंजन पहला एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें जो आज के कंप्यूटर के आधार पर कार्य करता है, जिसमें इनपुट लिया जाता था, प्रोसेस होता था और आउटपुट प्राप्त होता था। और पहला ऐसा कंप्यूटर था जिस पर प्रोग्रामिंग की गई। लेडी एडा ऑगस्टिन ने पहली बार इस पर प्रोग्रामिंग किया था। तो याद रखिएगा, एनालिटिकल इंजन के कारण ही चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ठीक है। सीडी का आविष्कार किया है जेम्स रसेल ने। किसने किया है भाई? जेम्स रसेल ने किया है। ईमेल के आविष्कारक है रे टॉमलिंसन। 1964, हाँ
1964 में इन्होंने पहली बार ईमेल का आविष्कार किया था, और गूगल के जो आविष्कार संस्थापक है वो है हमारे कौन, लैरी पेज और सर्गी ब्रेन। इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, मिला लीजिएगा जो भी आंसर आएगा, हमने यहां पर मिला लिया। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में और गीगाहर्ट्ज में। तो आंसर यहां पर होगा गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है किसको, माइक्रो प्रोसेसर की गति को। अब देखिए जब गति वाली बात आती है तो याद रखना जो सीपीयू की गति होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। प्रारंभिक समय में मेगाहर्ट्ज में मापा जाता था और अभी गीगाहर्ट्ज में स्पीड हमको प्रोवाइड होती है किसकी, सीपीयू की। अब यहीं पर बात करते हैं कि उसके इंस्ट्रक्शन को रीड करने की गति क्या होती है। तो इंस्ट्रक्शन को रीड करने की गति होती है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये याद रखिएगा। और वहीं पर आपको क्या लिखा हुआ मिला है कि किलोबाइट KBPS, किलोबाइट पर सेकंड, MBPS, मेगाबाइट पर सेकंड, और GBPS, गीगाबाइट पर सेकंड, जो ऑप्शन में थे। इनका अर्थ होता है ये इंटरनेट में डेटा के प्रेषण की गति होती है। इंटरनेट में डेटा के प्रेषण की गति को मापा जाता है इनसे। अब एक बात आती है कि इंटरनेट पे डेटा की प्रेषण की सबसे कम गति या सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बोलोगे BPS, बीट पर सेकंड सबसे छोटी इकाई है। और वहीं पर GBPS कह दे या TBPS, टेराबाइट पर सेकंड कह दे तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है। तो डीवीडी रोम का मानक आकार 5.7 GB, 15 GB, 4.7 GB और 9.4 GB। ठीक है, आंसर करिए मन में अपने। ठीक है, इसका उत्तर होगा 4.7 GB हमारा जो है। देखिए डीवीडी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। किस प्रकार की मेमोरी है, डीवीडी एक ऑप्टिकल मेमोरी है और ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी जो है उसको ऑप्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें डेटा लिखने के लिए और डेटा पढ़ने के लिए हम लेजर किरणों का या प्रकाशिकी किरणों का या ऑप्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। दैट्स व्हाई उसे ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। सबसे पहली ऑप्टिकल मेमोरी आई, उसका नाम क्या था, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क था, जो कि 700 MB से 750 MB के साथ आपको उपलब्ध थी, जो बहुत ही कम प्राइस की सबसे सस्ती मेमोरी हुआ करती थी सीडी। और उसी का जो एडवांस वर्जन आया डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं, दूरसंचार में, बैंकिंग में, चिकित्सा में, उपरोक्त सभी। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। कंप्यूटर का मस्तिष्क खाली स्थान है, ALU, मेमोरी, CPU, CU। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है किसे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, CPU को कहा जाता है। ये CPU होता कहां पर है, तो मैंने बताया आपको जो हमारा मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड के अंदर ही हमारा क्या हो जाता है, CPU होता है। अब यहां पर बात आती है ALU और CU ये कहां पर होते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि ये CPU के ही दो भाग होते हैं, ALU और आपका कंट्रोल यूनिट CU, ये दोनों उसी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, स्पीड, स्टोरेज, ऑटोमेशन, IQ। तो भाई स्पीड तो उसकी विशेषता ही है, वो चीजों को ऑटोमेटिक चला सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, तो सारी विशेषता। ये IQ है उसकी विशेषता नहीं है क्योंकि उसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, वो ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड होता है। हम जो उसे इंस्ट्रक्शन देंगे उसी आधार पर वो क्या कर पाता है, कार्य कर पाता है। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, रिमोट, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ठीक है, तो इसमें से ये जो आंसर आएगा हमारा ए, ये रिमोट जो है वो किसी प्रकार का कंप्यूटर नहीं है। तो ध्यान देंगे यहां पर कंप्यूटर के 3 प्रकार दिए हुए हैं। डिजिटल कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के सिद्धांत। देखिए मैं जो चीजें बता रहा हूं ना एक साथ, तो जो कंप्यूटर के जो मूर्धन्य स्टूडेंट हैं उनके लिए चीजें बड़ी सामान्य होंगी, पर जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते हैं, वो अगर क्लास देखेंगे ना तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। छोटी छोटी चीजें उनको पता चलती जाएंगी जहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलो, डिजिटल कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो 0 और 1 के कंसेप्ट पे कार्य करता है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम पे कार्य करता है, मतलब कि हमारे घर का कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं वो कहलाता है क्या, डिजिटल कंप्यूटर। इसे आप बाइनरी कंप्यूटर, इसे आप बुलियन कंप्यूटर, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात,
इसमें के बाद एनालॉग कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो समय के साथ बदलते हुए डेटा को क्या करता है, इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है, उस प्रकार के कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि गाड़ी की स्पीड को कैलकुलेट करने वाला माइलोमीटर, स्पीडोमीटर एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मामीटर के से आप अपना ताप मापते हैं, तो थर्मामीटर जो है वो किस प्रकार का कंप्यूटर हो गया, आपका एनालॉग कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो मौसम की गतिविधियां, हवाओं को चलाने वाली, हवाओं की गति को मापना, गाड़ी की स्पीड को मापना, प्लेन की गति को मापना, यहां पर आप किसका यूज करोगे, एनालॉग कंप्यूटर का। परंतु जब मैं डिजिटल को एनालॉग के साथ मिला दूं तो फिर बन जाता है क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जैसे कि हाइब्रिड कंप्यूटर का एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो आप ले लो ईसीजी मशीन, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये ईसीजी मशीन में आपके हृदय पर ऐसे कुछ बॉल जैसी संरचना लगा दी जाती है, फिर वो वायर जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो वहां पर क्या होता है, ये हार्ट बीट जो समय के साथ बढ़ रही है, बदल रही है, वो डेटा के रूप में अपने कंप्यूटर में जाता है और फिर उसको डिजिटली डेटा आप प्राप्त कर लेते हो। तो मतलब कि क्या आपने क्या किया, यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग को मिक्स कर दिया और अपने कंप्यूटर बना दिया, जिसको कह दिया आपने क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जीआईजीओ पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है, गति, स्वचालित, शुद्धता, विश्वसनीयता। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है क्या, शुद्धता का अर्थ इसलिए इसको लिया गया यहां पर। जीआईजीओ का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये एक टर्म है, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर में खराब डेटा इनपुट करोगे, गार्बेज इनपुट करोगे, तो कंप्यूटर आपको गार्बेज आउटपुट प्रदान करेगा। अगर कंप्यूटर को आप सही इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट प्रदान करेगा। तो यह बात ध्यान रखना है कि अगर आपको प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है, आपको 2+2 करना है, और उसके जगह में बोल रहे हो अपने मुंह से कि 2+2 और लिख रहे हो 2-2, मतलब आपने उसमें गार्बेज डाल दिया, तो वो आपको उत्तर माइनस का देगा। दूसरी बात, अगर आपको करना है 2+2 और उसके जगह में आप A+A डाल रहे हो, तो फिर उत्तर थोड़ी देगा आपको, तो गलत ही उत्तर देगा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन से बंधा हुआ है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब खराब डालोगे तो खराब पाओगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है, किसका कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है। पोर्ट शब्द आते ही दिमाग में यह आना चाहिए कि आखिर ये पोर्ट होता क्या है। तो सीपीयू के पीछे का वो लोकेशन, वो हिस्सा जहां पर हम कोई भी बाहरी चीज लाके प्लग करते हैं, छत्तीसगढ़ी में कई बार तो मन ला के मन खोच देथन, तो जो चीज मन ला के खोजथन तो जगह हमन का के थन पोर्ट का थन, और जिला हमन खोजथन तिला हमन प्लग की थन, का के थन प्लग करते हैं हम लोग डिवाइस को, किसके अंदर में, पोर्ट के अंदर में। तो उसी पे पूछा गया कि कौन सा पोर्ट का प्रकार है, पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, बैकअप पोर्ट। तो उत्तर होगा हमारा यहां पर बैकअप प्रकार का कोई पोर्ट नहीं होता। पैरेलल पोर्ट होता है जिसमें हम लोग क्या, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। यूएसबी डिवाइस जो होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें हर वो प्रकार की डिवाइस जो यूएसबी टाइप की हमें मार्केट में अवेलेबल है उसे हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर, जैसे कि आपका कीबोर्ड, आपका माउस, ये सब यूएसबी प्रकार के आता है। और यहां पर नेटवर्क जो लिखा हुआ है इसका मतलब कह रहा है कि ये ईथरनेट पोर्ट की बात कर रहा है, ऐसा पोर्ट जिससे हम लैन की कनेक्टिविटी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क पोर्ट करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य भाग होते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो सूचना प्रसंस्करण मतलब कि सूचना को पैदा करना, वो सूचना को किन 4 या 3 या 2 चरणों के मिला के वो पूरा करेगा। तो उत्तर आ जाएगा, मान लेते हैं मैंने डेटा इनपुट कर दिया, पहला चरण हो गया, डेटा पर प्रोसेस हुआ, दूसरा चरण हो गया, डेटा से आउटपुट प्राप्त हुआ, तीसरा चरण हो गया। तो 3 चरण हमको यहां पर दिखाई देते हैं, होते हैं। पर क्या ये 3 चरण जो रहेंगे इसी में काम हो जाएगा? भाई डेटा इनपुट होगा तो किसी ना किसी डिवाइस में जाके स्टोर होगा, किस लिए, उसकी वो डिवाइस कौन सी जिसमें वो स्टोर होगा वो कहलाएगा मेमोरी। इनपुट का डेटा प्रोसेस के लिए सीपीयू तक जाएगा तो किसी न किसी डिवाइस में जाएगा, किसी न किसी मेमोरी में जाके वो होल्ड किया जाएगा। तो भाई तीसरा काम इसका आ जाता है क्या, स्टोर करना। तो स्टोर का प्रोसेस 2 बार होता है, जब इनपुट होता है डेटा तो प्रोसेस के लिए जब डेटा जाता है तब स्टोर किया जाता है उसे, और प्रोसेस से प्राप्त परिणाम को भी हम स्टोर करते हैं। तो प्रोसेस के समय जो डेटा को होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ऐसी मेमोरी को कहा जाता है कौन सी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, जो कि प्रोसेसिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक मेमोरी ना हो तो हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो प्राथमिक मेमोरी जो होती है, जैसे कि रजिस्टर कैश रैम,
रोम, ये समझ प्राथमिक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में आपका क्या, हार्ड डिस्क, एसएसडी और अन्य सभी मेमोरीज। तो आंसर हो जाएगा 4। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है, एमबीपीएस, एमएचजेड, मेगाहर्ट्ज, बीट प्रति सेकंड, बाइट्स प्रति सेकंड। तो प्रोसेसर चिप की गति हमने देख चुके हैं, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगर ऑप्शन में मेगाहर्ट्ज नहीं है तो आप गीगाहर्ट्ज ले सकते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सभी को पता है, ये भी बहुत सामान्य सा प्रश्न था। कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में है, परिशुद्धि, खेती, कार्यस्थल, शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो सभी जगह में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। कहीं पर भी आप अपने वर्किंग प्लेस में यूज कर सकते हो, शिक्षण संस्थान में यूज कर सकते हो, सब जगह पे। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है, ठीक है। तो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होने वाली बात आ रही है कि यूजर के लिए क्या चीज सुगम होता है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को। डिजिटल सिग्नल मतलब ऐसा सिग्नल जो कंप्यूटर के अंदर में, डिजिटल सिग्नल मतलब ऐसा सिग्नल, डिजिटल आ गया मतलब कि ऐसा सिग्नल जो 0 और 1 के फॉर्म में है, मतलब बाइनरी फॉर्म में है। तो बाइनरी फॉर्म को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। तो कौन करता है, प्रोसेस होने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। तो आउटपुट डिवाइस जो होता है वो हमको क्या करता है, हमारे समझने योग्य भाषा में चीजों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। सही बात है, बड़े होते हैं और बहुत ही तेज मात्रा में हमारा डेटा को ये स्टोर करके रख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहां पर लेते हैं, जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। विचार करते हैं इस पर। कंप्यूटर अनम्य, इनफ्लेक्सिबल है और अनम्य तैयार किए गए हैं और उपरोक्त सभी। तो जब उपरोक्त सभी यहां पर ले लिया गया है, परंतु इसमें जो परफेक्ट आंसर हमको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा जी, ठीक है। इसको हम लोग लेंगे। अगला आते हैं 22वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं इसमें। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, हस्तलिखित छापों को कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, डिजिटाइजर। हस्तलिखित छापों को कहने का यह मतलब है, अगर यहां पर कोई फोटो बना हुआ है, कुछ इस तरीके का इमेज बना हुआ है पेज के ऊपर, तो इसको हस्तलिखित छाप आप कहोगे क्या? अगर वो इमेज पर है, बना हुआ है, फोटो है, तो उसको आप हस्तलिखित छाप नहीं कहोगे, उसको आप क्या कहोगे? सीधा इमेज ही कहोगे। और इस प्रकार के इमेज जब कंप्यूटर के अंदर में हार्ड कॉपी को स्कैन किया जाता है तो उसको क्यों कौन करता है? उसको स्कैनर करता है। परंतु यहां पर बात की जा रही है कि हस्तलिखित छापों, हैंड रिटन कैरेक्टर्स की बात कर रहा है। तो ध्यान देना, एक डिवाइस होती है जिसका नाम है क्या? डिजिटाइजर। क्या नाम है डिवाइस का? डिजिटाइजर। इस डिजिटाइजर, जैसे कि मैंने डिजिटाइजर हाथ में रखा है और मेरे हाथ में लाइट पेन है, और इससे डिजिटाइजर पर मैं जो भी चीज लिखूंगा, आप वहां पर स्क्रीन पर, आपको जैसे मैंने त्रिभुज बनाया तो वो आपको स्क्रीन पर त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। मैं स्क्रीन पर नहीं बनाऊंगा, मैं डिजिटाइजर में बनाऊंगा और वो आपको यहां पर बना दिखाएगा। कई बार आपने, कई हमारे शिक्षक होंगे, शिक्षकगण हैं जिन्होंने तो यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, तो आपने देखा होगा वो खड़े होकर हाथ में कुछ लिखते हैं और जो भी वो लिखते हैं स्क्रीन पर लिखा रहा होता है। तो वो मान के चलिए वो क्या है? डिजिटाइजर। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? डी, हमारा डिजिटाइजर। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, जिगजैग। तो ध्यान देंगे कि जो हमारा स्क्रीन होता है, तो स्क्रीन को, यही हमारे आपके सामने में स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन को उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई के आधार पर हम लोग नहीं मापते। हम लोग किस आधार पर मापते हैं? उसके कर्ण के आधार। इसके आधार पर कर्ण, जो हमारा विकर्ण होता है ना, बॉक्स बनाते हैं, तो इस विकर्ण के आधार पर मानते हैं। ये जो लंबाई होती है वही उसकी लंबाई मानी जाती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? डायगोनली। डायगोनली मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही बार आपका पाइथागोरस प्रमेय निकालना होता है, आपको कर्ण की घात 2 निकालनी है। आपको बस वही वाली बात है, कर्ण की घात 2 निकालना है, इक्वल्स टू लंब की घात 2 और आधार की घात 2 करके आप लोग निकालते हो, बस वैसे ही निकलता है ये हमारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपकरण प्रत्यक्ष रीड इमेज प्रिंटेड में प्रयुक्त होता है? मतलब कि ऐसा कौन सा डिवाइस है इसमें से जो कि डायरेक्टली इमेज को रीड करता है? डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां पर आंसर हम लोग लेंगे किसको?
ऑप्शन दिया हुआ है OCR, OMR, MICR, उपरोक्त सभी, तो इसमें आ जाएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो OMR होता है वो डायरेक्टली रीड नहीं करता, एक मशीन रहती है, उस मशीन के अंदर में OMR पेपर को डालना पड़ता है, फिर वो अंदर जाता है और रीड होता है। वैसे ही MICR तो दोनों प्रकार का आ चुका है, हैंड हेल्ड भी आ चुका है और बॉक्स के अंदर में डाल के चेक को हम लोग रीड करते थे। परंतु OCR जो होता है वो डायरेक्ट टेक्स्ट को रीड करता है, रीड करने के बाद टेक्स्ट में ही कन्वर्ट कर देता है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर OCR। हाथ से लिखे गए लेख और छवियों को कैप्चर करने और डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, लेख और छवियों की बात कर रहे हैं, कैप्चर करने के लिए और डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करना है। तो भाई जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग गेम खेलने के लिए रोबोटिक्स में किया जाता है। ठीक है, वेबकैम हमारा इनपुट डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, इमेज को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करते हैं। टच स्क्रीन जो है वो भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम क्या है, उसके ऊपर हमारा जो टच होता है, टच स्क्रीन के ऊपर में अवरक्त विकिरण चल रही होती है, जहां पर हम टच करते हैं वहां पर वो सेंस फील करता है। तो उत्तर क्या बच जाता है हमारा? स्कैनर हमारा आंसर है। स्कैनर क्या काम करता है? तो ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ये हार्ड कॉपी के अंदर में आप इमेज, उसके अंदर में आप किसी भी प्रकार के ग्राफिक्स को बना सकते हो, वो पूरे के पूरा डिजिटली कंप्यूटर के अंदर में चला जाएगा। और जब स्कैनर के द्वारा स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर जाता है तो याद रखिएगा वो बीट मैप इमेज के रूप में होता है, वो बीट मैप फॉर्मेट में होता है। और अगर आपको उसको एडिट करना है तो आप उसे इमेज के रूप में ही एडिट कर पाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब भी ऐसा प्रश्न आए तो असत्य को ऐसा गोला लगा लेना है और बोलना है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब एक असत्य है, तीन सत्य है, तो तीन सत्य की खोज करो। ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है। डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है। अभी मैंने आपको बताया कि डिजिटाइजर से जो भी चीज हम ड्रॉ करते हैं वो इनपुट के रूप में चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कि डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति, ये गलत हो जाएगा, है ना, यही हमारा असत्य होगा। OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ये सही है। एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे MICR अक्षर पा सकते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो ये भी हमारा असत्य है, बाकी तीन सत्य है। निम्न में से कौन सा नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? USB, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, और एक आ गया आपका क्या, थंडरबोल्ट। तो आपको ध्यान देना है यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर C आएगा, थंडरबोल्ट। तो जो थंडरबोल्ट है ये एक हाई स्पीड केबल है जो कि हाई स्पीड में डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, और ये USB से ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर क्या होगा यहां पर? थंडरबोल्ट एक इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है, बहुत ही सामान्य प्रश्न है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, कार्ड पंच, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं उत्तर आएगा। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसका यूज वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए किया जाता है। ये स्पेशल सिंबल्स को पढ़ने में सक्षम होता है। निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है? निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है? QWERTY, KWERTY क्वैरिटी, QUERTY क्यूरिटी, QWERTY क्यूरिटी और क्लियरिटी। यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए। ये प्रश्न थोड़ा अलग सा प्रश्न आपके सामने में आया हुआ है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि आप कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं। तो हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो है इस प्रकार का कीबोर्ड होता है, और इस कीबोर्ड के सबसे टॉप पर QWERTY क्वैरिटी लिखा होता है, और इसी के नाम पर इस कीबोर्ड का नाम पड़ा है क्वैरिटी कीबोर्ड। और ये क्वैरिटी कीबोर्ड में 104 से 108 तक के की होते हैं, 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा क्वैरिटी, इसका आंसर होगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं, पोर्ट्स के माध्यम से, रैम के माध्यम से, CPU के माध्यम से, या कीबोर्ड के माध्यम से, बताइए। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से, अभी मैंने बताया पेरिफेरल वाली बात की थी कि ऐसे डिवाइस से कंप्यूटर को बाहर से लाके जोड़ा जाता है, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो वो पेरिफेरल डिवाइस इनपुट और आउटपुट प्रकार के हो सकते हैं, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जिस चीज को लाके हम
प्लग करते हैं उस लोकेशन को क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। तो भाई किस में जोड़ा जाएगा, पोर्ट में जोड़ा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहां पर कुछ इनपुट डिवाइस के नाम लिखे हुए हैं और यहां पर उनके कार्य लिखे हुए हैं, इनको आपको सुमेलित करना यहीं पर करते हैं। बार कोड्स लिखा हुआ है, बार कोड्स का मतलब क्या होता है, छपे हुए पेज का एडिबल टेक्स्ट का रूपांतरण नहीं। डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल्स पर क्या लगा होता है, हमारा बार कोड लगा होता है। कोई भी सामान रहता है उसके पीछे में हमारा बार कोड लगा होता है। ओ है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा वाला, ये आ गया हमारा ए। बी का एक आ जाएगा। MICR बैंक के चेक और OCR छपे हुए पेज पर एडिटेबल टेक्स्ट के रूपांतरण में। इसको समझिए आप। OCR क्या होता है, चलो मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आपका मोबाइल है ना जी, आपके मोबाइल में आप अपना कैमरा ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे, कैमरा ओपन करेंगे, ठीक है। कैमरा जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा स्क्रीन पे, आपको जाना है और स्क्रीन पर जो यहां पर आपका डॉक्स होता है ना, आपको डॉक वाले को सेलेक्ट करना है, गूगल लेंस को सेलेक्ट करना है। आप गूगल लेंस को सेलेक्ट करिए और यहां पर जाकर आप ऐसे किसी भी इमेज को आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर ये कंप्यूटर आपको दिखा हुआ दिख रहा है। मैं यहां पर इस कंप्यूटर को क्या कर सकता हूं पता है, इसको मैं डायरेक्ट, देखिए इसको मैं क्लिक करूंगा इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर मेरा सेलेक्ट हो चुका है। यहां पर मैं इसे कॉपी कर सकता हूं टेक्स्ट के रूप में और स्टोर कर सकता हूं कहीं पर भी। तो मतलब कि इसका नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजर इसलिए पड़ा क्योंकि ये कैरेक्टर्स को क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, पूरा इमेज को ले लेता है अपने अंदर में और हम उसको इमेज के रूप में एडिट कर पाते हैं। पर OCR के माध्यम से हम कैरेक्टर के रूप में इस कंप्यूटर लिखे हुए को मैं कहीं पर भी कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं, मैं एडिट कर सकता हूं। और एडिट करने के नाम से यहां पर लिख दिया क्या, एडिटेबल, छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण करना। तो OCR ऐसे डिवाइस है जो कि डायरेक्ट जो भी टेक्स्ट आप रहता है, जो भी इमेज है उसमें कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसको डायरेक्ट रीड करेगा और रीड करके उसको टेक्स्ट के रूप में कंप्यूटर के अंदर में स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस आमतौर पर कंप्यूटर गेम्स में उपयोग किया जाता है। लाइट पेन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, टच स्क्रीन। हमारा आ गया जॉयस्टिक। देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही यहाँ पर जो टेस्ट पेपर जो आपका हुआ है वो टॉपिक ही इतना इजी, इसलिए ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। दूसरी बात ये कि व्यापम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन को भी रिकॉल करने में सक्षम हो सके। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो होती है हमारी कितनी, 12 फंक्शन की संख्या होती है F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। कंप्यूटर में CRT मॉनिटर का आकार क्या होता है, फ्लैट, सिलेंडर, ओवल और कोन। तो याद रखेंगे CRT मॉनिटर जो होता है वो एक निर्वात ट्यूब के अंदर में, कैथोड रे ट्यूब इसे कहते हैं मॉनिटर का नाम। यहां पर से एक आपका लेजर गन लगा होता है और ये स्क्रीन को इस तरीके से हमारा यहाँ पर गर्म होके अपना कैथोड किरणों के माध्यम से स्क्रीन पर क्या करता है, चित्र प्रदर्शित करता है। तो इसका जो स्क्रीन होता है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, ओवल शेप में होता है। ध्यान देंगे बचपन में जब आप टीवी देखते होंगे, टीवी को कभी आपने छू के देखा होगा, वो थोड़ा सा ऐसा कर्व लिए हुए होता था। तो वो जो कर्व ही ओवल शेप है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, CRT मॉनिटर जो है वो किस शेप में होता है, ओवल शेप में होता है, ठीक है। कंप्यूटर की पेरिफेरल युक्तियां हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, A और B दोनों, ALU और CU। मैंने बताया जो चीजें बाहर से लाके जोड़ते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा A और B दोनों। माउस का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज, सर्गी ब्रेन, टिम बर्नर्स-ली, डगलस एंजेलबार्ट। तो याद रखना डगलस एंजेलबार्ट ने 1964 में इसकी खोज की थी, 64-65 आपका जो भी आएगा अपना, है ना। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। एक मानक कंप्यूटर की कीबोर्ड में खाली स्थान, शिफ्ट कुंजी और कंट्रोल कुंजी होते हैं। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि एक कीबोर्ड में कितने शिफ्ट कुंजी और कितनी कंट्रोल कुंजी होती हैं। तो ये रहा आपके सामने कीबोर्ड और यहां पर आप ध्यान देंगे कि कंट्रोल, एक बटन यहां पर कंट्रोल के लिए, एक की कंट्रोल की यहां पर है, तो 2 की कंट्रोल की होती है। और ये चौड़ी वाली 2 कीज होती हैं, ये शिफ्ट की होती है, तो 2 की शिफ्ट की होती है। तो 2 की शिफ्ट की और 2 की कंट्रोल की, मतलब कि 2-2 के सेट में होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, डी हो जाएगा। खाली स्थान खोज परिणामों को ट्रिगर करता है। ट्रिगर करते ही बात दिमाग में आनी चाहिए कि बंदूक,
बंदूक में रहती है गोली और एक बटन होता है, दबाने से वो बंदूक की गोली जहां पर भी आप भेजना चाहते हैं वहां पर चला जाता है। वैसे ही आपके पास भी ऐसा कोई बटन है क्या जिसको दबाने से कोई चीजें आपके कंप्यूटर के अंदर चली जाए? तो जो भी आप खोजना चाहते हैं उनको बटन दबाने साथ की को आप प्रेस करेंगे तो वो ट्रिगर हो जाएगा, जो भी आप चाहोगे उस सिस्टम के अंदर में चला जाएगा। तो खोज परिणामों को ट्रिगर करने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन आता है कीबोर्ड, प्रतीक, सर्च टर्म, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो आ जाएगा हमारा क्या, कीबोर्ड जो रहता है वो खोज परिणामों को ट्रिगर करने का काम करता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, उत्तर आ जाएगा हमारा प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर का बड़ा रूप होता है, ये मान के चलिए पेन प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट ब्लेड प्लॉटर, इस प्रकार से प्लॉटर के प्रकार होते हैं। प्लॉटर जो होता है वो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है, एक बेस्ट क्वालिटी का इमेज आपको प्रदान कर सकता है। इनमें से कौन इमेज स्कैनर का प्रकार है? फ्लैट बैंड, हैंड लेड, कॉम्पैक्ट, फ्लैट हेल्ड। तो ध्यान देंगे यहां पर आएगा इमेज स्कैनर की बात करते हैं या स्कैनर की बात करते हैं तो स्कैनर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्लैट बेड स्कैनर और दूसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। ऐसा स्कैनर जो जमीन के ऊपर ऐसे रखा हो और जिसके ऊपर एक ऐसा ढक्कन हो और आप उसके ऊपर फोटो रख के ढक्कन बंद करके स्कैन करें, वो कहलाएगा फ्लैट बेड स्कैनर। और हैंड हेल्ड स्कैनर ऐसा स्कैनर जिसे आप हाथ में रख के बार कोड को रीड कर रहे हो, वो कहलाए हाथ में पकड़ के स्कैन करना, हैंड हेल्ड स्कैनर। तो उत्तर यहां पर हो जाएगा फ्लैट बैंड स्कैनर एक इमेज स्कैनर का प्रकार है। अगली तरफ माउस का आविष्कार कब हुआ? तो डगलस एंजेलबार्ट ने कब किया? आपका 1964 में किया। ठीक है। टीएफटी का पूरा नाम क्या है? टीएफटी का पूरा नाम क्या है? टाइट फिल्म ट्रांजिस्टर, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, थीन फिल्म यहां पर लिखा हुआ दोनों से मैं, हाँ, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, थीन फिल्म ट्रांसलेटर, थिक फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सीधा मैं बताता हूं इसका उत्तर क्या होगा। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका आंसर होगा। सबसे पहले मॉनिटर्स की बात करें तो पुराने समय में सबसे पहले सीआरटी मॉनिटर आया, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब ने के बाद जो हम दूसरा मॉनिटर देख पाते हैं वो हमको मिला एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फ्लैट स्क्रीन हुआ करता था, पतला मॉनिटर हुआ करता था, सीआरटी मोटा और बड़ा हुआ करता था। सीआरटी मॉनिटर जिस समय हम लोग पुराने समय में हमने अपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखी है, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखी, रंगीन टीवी देखी, मोटी मोटी बड़ी हुआ करती थी, वो सारी सीआरटी टीवी हुआ करती थी। उस समय वो बहुत ज्यादा बिजली लेती थी, बहुत ज्यादा ताप उत्सर्जित करती थी, बहुत ज्यादा कंट्रास्ट हुआ करता था, आंख खराब होने का भी खतरा बना रहता था। समय बदला, उसके बाद वो एक्सरसाइज करके वो सीआरटी पतला हो गया और वो मान के चलो बन गया एलसीडी। फिर एलसीडी का ही एक प्रकार हम देख पाते हैं, वो क्या होता है? थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी। और टीएफटी के बाद जो हमें मिलता है वो हमारा आ जाता है क्या? लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब एलईडी टीवी। और इसका भी एडवांस वर्जन आ चुका है ओएलईडी, अभी लेटेस्ट है ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए निम्न में से वीडियो का वैध रिजोल्यूशन नहीं है? 144 पिक्सल, 1024 पिक्सल, 480 पिक्सल और 240 पिक्सल 240। ये कहां पर मिलेगा आपको? आप अभी अपने YouTube में जाइए और उसकी पिक्सल्स की सेटिंग में चेक करके देखिए कि कितने आपके पिक्सल्स में आपका वीडियो चल रहा है। ये वीडियो की रिजोल्यूशन की क्वालिटी है। तो ध्यान देंगे ये स्टार्ट हो रहा है क्या? 144 पिक्सल से। 144 के बाद जो आपका आता है, आपको आता है 240 पिक्सल। 240 पिक्सल के बाद आप देख पा रहे हैं कि यह 480, फिर आता है आपका 720 पिक्सल, फिर आता है 1024 नहीं आता, 1080 पिक्सल आता है, बीच में से आता 360 छूट गया है हमारा, 360 पिक्सल भी आएगा वहां पर बीच में। तो ये क्रम आपको याद रखना है जी। ठीक है। ओपन फाइल को सेव एज करने के लिए कौन से फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे F12 फंक्शन की का प्रयोग सेव एज करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? CPU, ALU, RAS, VDU। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा जी, बताइए। हमारा उत्तर होगा VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस, मतलब कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं?
मॉनिटर कह सकते हैं। मॉनिटर को ही हम वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई। तो बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। डीएमए का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान देंगे, डीएमए का पूरा नाम है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहने का मतलब ये कि ये कंप्यूटर का एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से आप सीपीयू से जुड़े बिना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं? डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मेमोरी को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? कंप्यूटर में सेव हुए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी, फोल्डर, आइकन, फाइल। तो याद रखेंगे, जब भी हम कंप्यूटर में किसी भी चीज को सेव करते हैं तो क्या नाम यूज करते हैं? भाई पीडीएफ फाइल भेज देबे, इमेज फाइल भेज देबे, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब इमेज या पीडीएफ जो सेव हो गया वो क्या कहला गया? आखिर में फाइल कहला गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर फाइल कहते हैं। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो कंप्यूटर में स्टोर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। ठीक है। और फाइल के कलेक्शन किसके अंदर में रखे जाते हैं? तो फाइल के कलेक्शन रखे जाते हैं फोल्डर के अंदर में। और ये फोल्डर के अंदर में जो रखे जाते हैं, फोल्डर को ही डॉस की भाषा में हम लोग क्या कह देते हैं? डायरेक्टरी कह देते हैं। ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर या फोल्डर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल के कलेक्शन को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। आइकन, डेस्कटॉप पे बने छोटे छोटी आकृतियां जिसको हम क्लिक करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा आइकन कहलाता है। कंप्यूटर के नेटवर्क कार्ड को किस पोर्ट में जोड़ा जाता है? साटा पोर्ट, पाटा पोर्ट, पीसीआई पोर्ट, नॉन ऑफ दिस। तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर के नेटवर्क कार्ड को, एनआईसी कार्ड को हमारा पीसीआई स्लॉट, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, क्या बोला जी? पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट पीसीआई स्लॉट के माध्यम से जोड़ा जाता है। और इसमें आपका साउंड कार्ड भी ऐड होता है आपका पीसीआई में। और ये जो साटा पोर्ट लिखा हुआ है, साटा पोर्ट से हम क्या कनेक्ट करते हैं? तो एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव कनेक्ट करते हैं। उत्तर यहां पर होगा पीसीआई से हम लोग नेटवर्क कार्ड को जोड़ते हैं। ठीक है। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक पेन ड्राइव लगा हुआ है तो इसे निम्न में से किस प्रकार का डिवाइस कहेंगे? इंटरनल डिवाइस, नॉन पेरिफेरल डिवाइस, ऑनलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस। तो देखिए, कभी भी कोई भी डिवाइस है वो चलते कंप्यूटर में लगा हो तो उसे आप क्या बोलोगे? कि वो डिवाइस अभी क्या है? ऑनलाइन है, ऑनलाइन डिवाइस है। अगर यही पेन ड्राइव बाहर हो जाता, बाहर रखे होते और कंप्यूटर से जुड़ा नहीं होता, तो उसे आप क्या कह लेते? आप उसे क्या कह लेते? ऑफलाइन डिवाइस। ठीक है। उस समय की बात हो रही है ना यहाँ पर। ठीक है। कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन जारी किया था? सार्थक हेतु, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा हमारा आरोग्य सेतु जारी किया गया था, सभी को पता है ये बात। कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है? खेल, मौसम पूर्वानुमान, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के सही वर्ड लेंथ इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है। 16 बीट, 127 बीट, 64 बीट, 32 बीट। तो हमारा यहां पर होगा 127 बीट। ठीक है। ये सही वर्ड लेंथ नहीं है। वर्ड लेंथ का ये मतलब होता है कि वह वर्ड लेंथ, वह शब्द की चौड़ाई जिसे माइक्रो प्रोसेसर एट अ टाइम एक बार में क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ड लेंथ कहते हैं। और याद रखना, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। तो बाइनरी में दो नंबर आते हैं, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, और इसका आधार होता है 2 बेस। तो कंप्यूटर हमेशा 2 की घात के आधार पर काम करता है। तो अगर मैं बात करता हूं माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड लेंथ की, तो वो स्टार्टिंग में हो सकती थी, रही थी हमारी 8 बीट, फिर वो बना 16 बीट, फिर वो बना 32 बीट, फिर गया वो 64, 64 के बाद 128। तो ये 127 नहीं होगा, यही हमारा उत्तर है। निम्न में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तीव्र गति विशेषता है, गोपनीयता हाँ विशेषता है, सेक्रेसी प्रदान करता है, भंडारण क्षमता ये भी विशेषता है, और यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है डी, विद्युत पर निर्भरता, यही हमारा उत्तर होगा। यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यह कंप्यूटर की कमी है कि वो बिना विद्युत के कार्य नहीं कर सकता। ये उत्तर होगा हमारा। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में माइक्रो प्रोसेसर की गति हो गई है गीगाहर्ट्ज में, किलोहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में, माइक्रोहर्ट्ज में। तो उत्तर आ जाएगा क्या हमारा? गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का भाग नहीं है? सीपीयू, एएलयू, सीयू, यूपीएस। ठीक है।
तो क्या होगा? तो कंप्यूटर की आंतरिक संरचना में अगर मैं बोल दूं तो एक तो हो गया हमारा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर लग गया सीपीयू, और सीपीयू का एक भाग हो गया, ये तो हो गया हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर, और इसके अंदर हो गया एएलयू, और एएलयू के साथ हो गया एक तो सीयू। तो ये भी अंदर आ गया, ये भी अंदर आ गया, ये भी अंदर आ गया, मतलब ये आंतरिक संरचना का भाग हो गया। तो क्या बच गया? यूपीएस नहीं है। यूपीएस कहाँ लगा होता है? तो यूपीएस हमारा जो सीपीयू होता है इसके बाहर लगा होता है, इस प्रकार की एक डिवाइस होती है यूपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब कि ये बिजली के तार से जुड़ी रहती है। अगर किसी कारणवश लाइट गोल हो गया और आपने अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो ये कुछ समय के लिए आपको क्या प्रदान करता है? बैटरी बैकअप प्रदान करता है। तो बैटरी बैकअप कौन प्रदान करेगा? बैटरी बैकअप कौन प्रदान करेगा? तो बैटरी बैकअप कौन प्रदान करेगा? यूपीएस प्रदान करेगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और दूसरी बात कर देते हैं कि एक ऐसा ही डिवाइस और होता है जो कि इस प्रकार के कन्वर्जन का काम करता है या फिर ये विद्युत से संबंधित है, वो इसके अंदर में लगा हुआ एसएमपीएस। क्या? एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या काम करता है? ये हमारी जो एसी धारा है उसको डीसी धारा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर किस में काम करता है? डीसी धारा में काम करता है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? तो बाइनरी समझी जाती, सभी को पता है। लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? अरेंजिंग, सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो ध्यान देना, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए सी डी बी, अब इसको एबीसीडी के रूप में आपको अरेंज करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आपको ए बी सी डी ऐसा अरेंज करना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। ध्यान देंगे। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? डेटा, इंफॉर्मेशन, मेमोरी या रिपोर्ट। जब आंकड़े हमारे पास अव्यवस्थित हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हैं, जमे हुए नहीं हैं, कार्य के नहीं हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिष्कृत है, तो उसे हम कहते हैं डेटा। और इसी डेटा पर जब पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करके सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस कराया जाता है तो प्रोसेस से प्राप्त परिणामों को हम इंफॉर्मेशन या फिर सूचना कहते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है। जीआईजीओ का पूरा नाम क्या होता है? पहले ही बता चुका हूं, आंसर होता है क्या होगा हमारा? सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है। केबीपीएस, एमआईपीएस, जीबीपीएस, फ्लॉप। तो उत्तर हो जाएगा क्या हमारा? फ्लॉप से फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की गति। कंप्यूटर किस प्रकार के विद्युत धारा पर कार्य करता है? डीसी धारा पर, एसी धारा पर, ए और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको क्या बताया कि कंप्यूटर हमारा जो हम घर में प्रयोग करते हैं ना, एसी धारा, उस पर काम नहीं कर सकता। वो किस में काम करता है? डीसी धारा। और तो उसी एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए एसएमपीएस लगाया गया है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि पावर सप्लाई के मोड को क्या कर देता है? स्विच कर देता है, चेंज कर देता है, मतलब कि एसी से कन्वर्ट कर देता है डीसी में। तो कंप्यूटर किस में काम करता है? डीसी धारा में काम करता है। ठीक है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है? समन्वय के लिए समय संकेतों का यूज करता है। इनपुट आउटपुट आईओ यूनिट, आईक्यू लिख दिया यहां पर, आईक्यू यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ध्यान देंगे कि जब भी समन्वय शब्द दिखे आप, ठीक है, तो समन्वय में काम कौन करता है? तो कंप्यूटर में सारी आंतरिक चीजों के समन्वय का कार्य कौन करता है? कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना। यहां पर उत्तर हो जाएगा क्या? कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? भावना, अनुभूति, मंद स्वंता, तत्परता। तो ध्यान देंगे, तो तत्परता है ये कंप्यूटर का एक गुण है, बाकी इमोशन, फीलिंग, ये सब कंप्यूटर के अंदर में नहीं होता। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा क्या हमारा? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने का सही क्रम क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। इनमें से कोई नहीं भाई। इनपुट दोगे तब तो प्रोसेस होगा, तब तो आउटपुट प्राप्त होगा। उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण मदरबोर्ड के भाग नहीं है? साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फ्लैश मेमोरी कार्ड। तो ध्यान देंगे, यहां पर मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड के अंदर में पीसीआई स्लॉट होते हैं, और उन्हीं पीसीआई स्लॉट में साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड,
और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को लगाया जाता है। इवन ग्राफिक्स कार्ड के लिए एजीपी एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट अलग आता है आपका, ठीक है। परंतु यहाँ पर एनआईसी कार्ड और साउंड कार्ड किसमें लगा होता है, मदरबोर्ड के पीसीआई स्लॉट में लगा होता है। वहीं पर ये जो फ्लैश मेमोरी कार्ड है, यही हमारा उत्तर होगा, यही मदरबोर्ड का भाग नहीं है, ये बाहर से लाके लगाया जाता है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है, थोड़ा देर पहले हमने देखा, अनइंटरप्टेबल या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। कंप्यूटर को इस रूप में भी जाना जाता है, सॉरी सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं ना, सही है। प्रोसेसर कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, सही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं सीपीयू को, सही है। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, सभी कुछ कहते हैं। कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता, अच्छा नहीं होता बोल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में होता है, कारपेंटरी दुकान में पता नहीं, ई कॉमर्स में होता है और इंटरनेट सर्फिंग में होता है। तो कारपेंटरी दुकान में जो है ये हमारा उत्तर होगा, बहुतायत प्रयोग नहीं होता, ठीक है। बाकी 3 जगह पे होता है हमारा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है, ऑप्शन दिया हुआ है आरपीएम, पीपीएम, सीपीएस, एलपीएम। तो ध्यान देंगे यहां पर उत्तर हो जाएगा राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट हार्ड डिस्क की गति होती है 5200 आरपीएम से लेकर 7200 आरपीएम तक की गति होती है किसकी, हार्ड डिस्क के गोल गोल घूमने की गति। जिस माइक्रो प्रोसेसर में 4 कोर लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है डुअल कोर, मल्टी कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर। तो ध्यान देंगे जब एक चिप के अंदर में 4 कोर लगे हो तो क्वाड कोर कहेंगे, 1 लगा हो तो सिंगल कोर, 2 लगा हो तो डुअल कोर, मतलब 1 लगा तो कोर प्रोसेसर कहेंगे, 2 लगा होगा तो डुअल कोर, 4 लगा हो तो क्वाड कोर, 8 लगा होगा तो ऑक्टा कोर, उससे ज्यादा लगा होगा तो मल्टी कोर, ठीक है। जितने कोर लगाते जाओगे उतने ही सीपीयू की स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वर्किंग स्पीड। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के कीबोर्ड को सिस्टम कैबिनेट के PS2 पोर्ट से जोड़ा जाता है, पोर्ट का रंग होता है तो पर्पल कलर का होता है, ध्यान देंगे। इनमें से कौन से डिवाइस ऑडियो इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। तो भाई माइक्रोफोन से ही हम लोग ऑडियो को इनपुट करते हैं। डेटा एंट्री करने हैं तो इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वैसे तो डेटा एंट्री माउस और कीबोर्ड से ही दोनों से ही की जा सकती है, परंतु अगर परफेक्ट बोलेंगे डेटा को प्रॉपर एंट्री करने के लिए डेटा एंट्री डिवाइस के रूप में हम यूज करते हैं किसका, कीबोर्ड का। और माउस जो है वो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिससे आप पॉइंट करते हो, ड्रैग कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो डेटा की एंट्री करने के लिए सटीक आंसर होगा कीबोर्ड। वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर के बाह्य रूप से जुड़े होते हैं वह कहलाते हैं नॉन पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाह्य रूप से जुड़े होते हैं, बाहर से आके जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। उत्तर होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा टेम्परेरी आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, पेपर पर, डुप्लीकेट कॉपी। अगर मुझे पेपर पर हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाएगा तो वो परमानेंट आउटपुट प्राप्त हो गया कहूंगा, पर ऐसा आउटपुट जो अभी दिख रहा है कुछ देर के बाद ओझल हो जाएगा, मिट जाएगा, या हम उसे टच नहीं कर पाएंगे तो उसे मैं टेम्परेरी आउटपुट कहूंगा और वो कहलाएगा हमारा सॉफ्ट कॉपी। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है, लाइट पेन, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, इनमें से कोई नहीं। तो भाई माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, तो माउस की तरह कौन कार्य करता है, ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ठीक है। साथ साथ जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी होगी, Alt F4, Alt + F3, Alt + F11, Alt + F2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा Alt F4। जैसे ही हम Alt F4 दबाते हैं जो भी प्रोग्राम हमारा करंटली रनिंग हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लैपटॉप में माउस के स्थान पर किस डिवाइस का उपयोग होता है, लैपटॉप में माउस के स्थान पर किस डिवाइस का प्रयोग होता है, कीपैड, टच स्क्रीन, टच पैड, डिस्प्ले। तो ध्यान देंगे किसका, टच पैड का प्रयोग होता है, ठीक है। माउस में जो आपका कीबोर्ड रहता है, यहाँ पर लैपटॉप में ऐसा स्क्रीन होता है, यहाँ पर कीबोर्ड होता है और यहाँ पर ऐसा चौकोन सी आकृति बनी होती है जिसको आप लोग क्या कहते हो, टच पैड कहते हो। लाइट पेन के लिए प्रयुक्त दूसरा शब्द क्या है, मार्कर, पॉइंटर,
पिन पॉइंट स्टाइलस, तो ध्यान देंगे जो मैंने हाथ में पकड़ा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। उत्तर हो जाएगा सी हमारा स्टाइलस। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। किस की का इस्तेमाल करके दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है? ठीक है, किस की का इस्तेमाल करके दूसरे की के साथ, मतलब कि कॉम्बिनेशन, एक की के साथ दूसरा की। ठीक है, एरो, स्पेस बार, फंक्शन, कंट्रोल। तो हमारा उत्तर जाएगा कंट्रोल। बोलते हैं ना कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, इस तरीके से, तो वही कंट्रोल वाली बात कर रहा है। डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर है बाइनरी हस्ताक्षर, एनक्रिप्टिंग हस्ताक्षर, स्कैन हस्ताक्षर, हस्तलिखित हस्ताक्षर। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, बी, एनक्रिप्टेड हस्ताक्षर होता है हमारा क्या, डिजिटल हस्ताक्षर। बाजार में उत्पाद के ऊपर अंकित कोड को कहा जाता है? क्यूआर कोड, ओआर कोड, ग्रे कोड, बार कोड। उत्तर होगा हमारा क्या, बार कोड कहा जाता है। सबसे उच्च गुणवत्ता की ग्राफिक्स और कंट्रास्ट प्रदान करने वाला मॉनिटर कौन सा है? एलईडी, सीआरटी मतलब कि लाइट इमिटिंग डायोड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये चारों ही मॉनिटर के प्रकार हैं। इसमें से सबसे सुंदर ग्राफिक्स एलईडी के द्वारा मिलता है, लाइट इमिटिंग डायोड के द्वारा मिलता है। आपके मोबाइल की भी जो स्क्रीन है वो भी एलईडी स्क्रीन ही आजकल आप यूज कर रहे हैं। वह मॉनिटर जो डिस्प्ले के लिए एक निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर कहा जाता है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। न्यू लाइन कैरेक्टर संप्रतीक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो न्यू लाइन कैरेक्टर बनाने के लिए, नए लाइन में आने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? एंटर का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर शब्द को हिंदी में निम्नलिखित में से किस शब्द से संबोधित किया जाता है? तो यहां पर ऑप्शन है संगणक, अभिकलित्र, परिकलित्र और उपरोक्त सभी। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रोजेक्ट लेंस और इमेज के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट लेंस और इमेज के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, प्रोजेक्टर के पास जब हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं तो प्रोजेक्टर में एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन से कुछ दूरी पर एक लेंस रखा होता है। इस लेंस से फोकस हमें प्राप्त होता है इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर हमारा इमेज बन जाता है, या इमेज या वीडियो दिखने लगता है आपको। तो इस प्रोजेक्शन वॉल से लेकर लेंस के बीच की जो दूरी रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं थ्रोन डिस्टेंस। अगर थ्रोन डिस्टेंस ज्यादा है तो इमेज कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। थ्रोन डिस्टेंस कम है, अगर दीवार यहां पर आ गई तो ये इमेज क्या बनेगा? छोटा बनेगा। जितना इमेज बनेगा क्वालिटी उतनी खराब हो जाएगी उसकी, और जितना इमेज छोटा बनेगा, मध्यम मतलब, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर वो और पतला हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा स्क्रीन, तो इमेज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसको ऐसा थ्रोन डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर इमेज को देख पाए। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? स्कैनर, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। तो सभी के सभी हमारे इनपुट डिवाइस है, परंतु जो स्कैनर ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश की किरणों का प्रयोग करता है इनपुट लेने के लिए। वहीं पर माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो है हमारे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ग्राफिक्स को बाइनरी इनपुट के रूप में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जो ग्राफिक्स को बाइनरी इनपुट के रूप में? तो देखिए, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और डिजिटाइजर, ये सभी के सभी हमारी क्या है? इनपुट डिवाइस ही है। परंतु इसमें से जो ये डिजिटाइजर है, ये क्या करता है? कौन सा डिवाइस ग्राफिक्स को बाइनरी इनपुट में प्रदर्शित करेगा? तो माउस तो पॉइंटिंग डिवाइस है, ये नहीं कर सकता। जॉयस्टिक जो है ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये नहीं कर सकता। परंतु यहां पर दो बातें आती है, एक आ रहा है स्कैनर हमारा और एक आ रहा है डिजिटाइजर। अब ये डिजिटल है पैनल, इसमें ए लिखोगे तो ये हमारा, ऐसे पैनल को हाथ से पकड़ोगे, ए लिखोगे तो ये भी बाइनरी उसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो ग्राफिक्स को बाइनरी इनपुट में, और यहां पर जो स्कैनर है, स्कैनर भी जब हम स्कैन करेंगे उसके बाद तो अंदर जाकर डिजिटल इनपुट में तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ना दो उत्तर आते हमको दिखाई दे रहे हैं। तो स्कैनर भी क्या करता है? ग्राफिक्स को बाइनरी इनपुट में परिवर्तित करता है, और डिजिटाइजर जो रहता है वो भी ग्राफिक्स को बाइनरी इनपुट कहने का मतलब ये कि कंप्यूटर के अंदर चला है, अब वो किसी भी रूप में जाए वो रहेगा बाइनरी ही, ठीक है। परंतु जो माउस और जॉयस्टिक है, यहां पर हम लोग वो नहीं कर सकते,
है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर से प्राप्त इंफॉर्मेशन को यूजर को प्रदर्शित करने वाली डिवाइस कहलाती है। कंप्यूटर से प्राप्त इंफॉर्मेशन को यूजर को कौन प्रदर्शित करेगा, तो वो आउटपुट डिवाइस प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न, स्कैनर के द्वारा स्कैन किए गए हार्ड कॉपी से प्राप्त डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर किए जाते हैं? टेक्स्ट के रूप में, वेक्टर के रूप में, बीट मैप इमेज के रूप में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, RAR रेक्टर ग्राफ के रूप में। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा स्कैनर के द्वारा स्कैन किया गया किस रूप में होता है जी, बीट मैप इमेज के रूप में होता है। ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मॉनिटर के लिए प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित में कौन से हैं? कंसोल, टर्मिनल, कंसोल, विजुअल, उपरोक्त सभी। तो उत्तर यहां पर आ जाएगा उपरोक्त सभी। जब आप बात करते हो C++ के प्रोग्राम को रन करते हो या डॉस के स्क्रीन को आप देख रहे हो, तो वहां पर मॉनिटर के जो स्क्रीन रहते हैं उसके लिए कंसोल शब्द प्रयोग करते हैं। जब आप लाइनेक्स और यूनिक्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर के जैसे कंप्यूटर पर बैठ के कार्य कर रहे हो और उसका जो स्क्रीन है तो उसको लोग बोलते हो क्या, टर्मिनल बोलते हो। और विजुअल शब्द सामान्यतः वीडियो के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों ही टर्मिनोलॉजी हैं जो मॉनिटर के लिए प्रयुक्त की जाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में असंगत विकल्प का चयन करिए। प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर, वीडियो। तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो यही असंगत है हमारा। अगला प्रश्न, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर के कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी केवल एक ही होती है, एक की संख्या में? शिफ्ट 2 होता है, कंट्रोल अल्टरनेट की 2 होती है, कंट्रोल 2 होता है, टैब की 1 होता है। ये हमारा उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है जी, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। दूसरे ऑप्शन में स्कैनर आ जा रहा है, ये एक इनपुट डिवाइस है। तीसरे ऑप्शन में कीबोर्ड आ रहा है, ये भी इनपुट डिवाइस है। और यहां पर माउस आ जा रहा है, इनपुट डिवाइस है। तो इसमें एक यही ऑप्शन है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, जो कि आउटपुट डिवाइस को संग्रहित किए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने 100 प्रश्न किए हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज के ये प्रश्न थे, जो प्रश्न है हमारे, पहला चैप्टर था सामान्य टॉपिक थे, तो प्रश्न बड़े सामान्य थे। जैसे ही आप आगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बढ़ेंगे तो प्रश्न के स्तर जो है क्या है वो हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे कंपटीशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस ऐप, यहाँ पर और कोड दिख रहा है, आप स्कैन करके भी यहाँ पर से हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हो। दूसरी बात है कि जो मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पूरी लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल जाइए और वहां पर एक एक वीडियो को आप देखिए। मान के चलिए आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। 17 वर्ष शिक्षक एग्जामिनेशन हो, चाहे शिक्षक भर्ती एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपके लिए वो लाभप्रद सिद्ध होगा। ठीक है कि नहीं? फिर से एक बार बोलूंगा कि 2 बजे मेरे एप्लीकेशन पर मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं। प्रत्येक दिन 2 बजे मैं आपको मिलूंगा। वहां पर टॉपिक वाइज चीजों को समझते चलेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट आएगा मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है कि नहीं? आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये जो कमेंट्स होते हैं यही हमारे क्या करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। ठीक है, तो फिर से मुलाकात होगी आपसे। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।